अस्सलामु अलैकुम। वो रोड पर छोटे छोटे कदम उठाकर चल रही थी, हाथ फजा में उठाए जैसे हवा में कुछ टटोल रही हो। करीब से गुजरते लोगों ने तासुब से इस मुकम्मल और खूबसूरत लड़की को देखा। इसने पलटकर पीछे की तरफ देखना चाहा। सीधी चलती रहो, पीछे क्यों देख रही हो? कान में लगे ईयरपीस से आवाज उभरी तो जल्दी से सीधी हुई और इसी पल एक तरफ रोड के पास मोबाइल कान से लगाकर टहलते हुए लड़के से टकराई और टक्कर ऐसी जोरदार थी कि इसका मोबाइल रोड पर गिरा। सिया गाड़ियों के पास खड़े गार्ड्स ने यूं चौकन्ना होकर निशाना बांधा जैसे वो कोई दहशतगर्द हो। देखकर चलिए, अंधी हैं क्या आप? वो लड़का इसे घूर कर सख्त लहजे में बोला और झुककर मोबाइल उठाया जिसकी स्क्रीन बुरी तरह टूट चुकी थी। जी अंधी हूँ, सॉरी। वो गड़बड़ा कर एक कदम पीछे हुई तो वो चौंक कर इसे देखने लगा। ब्लू जीन्स पर प्लेन ब्राउन कुर्ता और हमरंग स्ट्रोलर चेहरे के गिर्द लपेटे वो लड़की कोई नो उम्र कॉलेज गर्ल लग रही थी। शफाफ गुलाबियां छिलकाते चेहरे पर स्याह ग्लासेस लगे हुए थे। चेहरे पर इस वक्त कुछ कुछ परेशानी के साथ साथ खौफ जाहिर हुआ तो वो कुछ नरम पड़ा। इट्स ओके, बी केयरफुल। वो एक मुतासिफ नजर अपने मोबाइल को देखता गाड़ी की तरफ बढ़ा। गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का डोर खोला और वो बैठ गया। सिया पराडो के आगे पीछे एक एक सिया जीप थी जिनमें गन्समैन सवार थे। किसी सियासी शख्सियत जैसा प्रोटोकॉल था। वो अच्छी खासी मरऊब होती। इसी तरह फजा में बाजू सीधे किए टटोल टटोल कर चलती वापिस रोड पर खड़ी गाड़ी के पास आ पहुंची जहां 3 और लड़कियां खड़ी थी। डियर डन, मैंने कर लिया। इट वॉज इजी। वो सिया ग्लासेस उतार कर खुशी से चहक कर बोली थी, मगर ड्राइविंग सीट पर बैठी लड़की ने नफी में सर खिला दिया था। तुमने बात की, तुम्हें अंधा और गूंगा बनना था, मगर तुमने टकरा कर बात की, इसीलिए डियर डन नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करती ईमा ने मुंह बनाकर याद दिलाया, मैंने बात नहीं की। तुम लोग इतनी दूर थे, कैसे सुना? मैंने तो बस इशारा करके माजरत की थी। वो साफ मुकर गई। ब्लंडर तो वो कर चुकी थी। पकड़ी जाती तो पेनल्टी में और टेयर मिल जाना था। बात तो तुमने की है, क्या बोली ये नहीं सुना क्योंकि वाकई बहुत दूर थी तुम। अब मुकरो मत। पिछली तरफ का डोर खोलकर इसके साथ बैठती। बढ़ा ने भी इसे घूर कर कहा, जबकि मनाल किसी सोच में गुम खाली रोड की मुखालिफ सिमत देख रही थी जहां से वो स्याह गाड़ियां तूफान किसी तेजी से रवाना हुई थी। सुनो, मुझे क्यों लगता है जिससे तुम टकराई हो वो किसी सियासी बंदे का बेटा था। मैंने इसका महंगा मोबाइल तोड़ दिया। शुक्र है अंधी बनी हुई थी, इसने कुछ नहीं कहा, बड़ी नरमी से मुझे जाने दिया। वो जुर्जली लेकर बोल रही थी। इसके आखिरी जुमला पर मनाल मायूसी से सर हिलाकर फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। नरमी से बात की मतलब कोई और ही था। इसे लगा था हदीर है, मगर हदीर जैसा सर्द मजाज इंसान तो किसी अंधी लड़की को भी ना बख्शे। अच्छा सुनो, आज शॉपिंग पर चलो मेरे साथ। बाई की शादी सर पर है और तुम लोगों ने भी आना है। एंड आई एम श्योर कि शॉपिंग नहीं की होगी। मलान ले इन तीनों को मुखातिब किया तो वो तीनों मुत्फिक हुई। प्लीज पहले कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी हुई है। और हाँ, तुम याद रखना पेनल्टी में और डेयर्स मिलेंगे। ये पूरा नहीं किया, हर बार नहीं करती हो डरपोक बिल्ली। मरहा ने पेट पर हाथ रखते हुए साथ बैठी बड़े खान को घूरा तो वो मुंह बनाने लगी। पेनल्टी का डेयर यकीनन बहुत मुश्किल होने वाला था, इसलिए वो डेयर की निस्बत प्रैंक गेम पसंद करती थी। मगर इसकी बचपन की 3 शैतान दोस्तें हर दूसरे महीने डेयर्स गेम निकाल लाती थी। वो 4 यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स थी। हल्ला गुला करती, जिंदा दिल और शौक मजाज। चारों ही बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। स्कूल में दोस्ती इतनी गहरी हुई कि इसके बाद सब्जेक्ट से लेकर कॉलेज तक यूनि तक मिलकर एक जैसे सिलेक्ट किए ताकि साथ ही रहे। आज यूनि में बस 2 लेक्चर्स थे। इसके बाद वो निकलकर आवारा गर्दी करती रही और अब करीबी रेस्टोरेंट में लंच के लिए जा रही थी। परिहान उर्फ खान की पेनल्टी के बारे में सोच कर भूख उठ चुकी थी।
वो अच्छी खासी कॉन्फिडेंट लड़की थी, मगर बाकी 3 की नजर में इससे बड़ा बुज़दिल और डरपोक इस दुनिया में कोई भी नहीं था, क्योंकि हर बार इससे आसान तरीन डेयर्स भी कंप्लीट नहीं होते थे। लोगों से सामना होते ही वो घबरा जाती थी कि कहीं पकड़ी न जाए, और हर बार पकड़ी जाती थी। मगर इस बार इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि वो लड़का इसका ड्रामा बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। लेकिन इस बार वो खुद गड़बड़ कर गई थी, इस लड़के से बात करके, इसको माजरत करके। आ जाओ हान, लेट्स डांस, पागल कर। एक तरफ बैठी वो अपनी दोस्तों की ऊंची आवाज पर चौंक कर इन्हें देखने लगी। तेज चंगारता म्यूजिक और बुरी तरह बिखरे हुए सब डांस करते किसी क्लब का मंजर पेश कर रहे थे, मगर ये मैरिज हॉल में मेहंदी का फंक्शन था। इसने नफी में सर खिलाते हुए कानों को हाथ लगाए। खबरदार, कोई बकवास नहीं, चलो डांस करो। अगर एक जगह मुजस्मा बनकर ही बैठना था तो तुम आई ही क्यों हो? इसके पास आती रीमा ने गुस्सा से चीख कर कहा तो वो चार खड़ी होती, कंफ्यूज सी सबको देखने लगी थी। डांस तो आता नहीं मुझे और मैं परेशान हूँ, रात बहुत हो रही है, जल्दी कर जाना है मुझे। वो सबके दरमियान आती थोड़ी परेशानी से बोली थी, और किसे आता है डांस? देखो सभी बस झूम रहे हैं, आ ही गए हैं तो एंजॉय तो करें, थोड़ी देर तक इकट्ठे चलते हैं। मरहा ने इसके कान के पास आकर ऊंची आवाज में कहा तो वो इनके पीछे छुपकर बाजू हिलाने लगी। डांस क्या था, बस बाजू जला रही थी, जैसे दिमाग गर जाने पर अटका हुआ था। कुछ देर बाद वो भी कुछ पर जोश होने लगी थी, दोस्तों के साथ कुछ रिदम में घूमकर डांस कर रही थी, जब किसी से बुरी तरह टकराई। अंधे हैं क्या? ये कोई मंडी है जो टकरे मार रहे हैं? वो अपनी गलती माने बिना गुस्से से पलटकर बोली, मगर सामने वाला इसे देखता कंग हो चुका था। शफाफ चमकते गुलाबी से चेहरे पर सफेद स्टालर नमाज के अंदाज से चेहरे के गिर्द लिपटा हुआ था। हल्का फुल्का मेकअप में पुरकशिश नकूश वाजिया हो रहे थे। बूढ़ी आंखों में काजल की स्याह लकीर सबकी तवज्जो खींच रही थी। ओह आई एम सॉरी, गलती से टकरा गया था। वो जो कुछ शरीर अंदाज में बोला तो वो ठिठक कर इसे देखती एक कदम पीछे हुई। लगता था इस टक्कर को इसने बहुत इंजॉय किया था। वो दांत कचकचा गई। क्या हुआ, रुक क्यों गई? आओ डांस करें। वो बेतकल्फी से हाथ थाम कर अपनी तरफ खींच कर बोला तो वो गड़बड़ा कर पीछे हटी। वो जीट और बेशरम इंसान इसको कंफ्यूज देखकर हंस रहा था। नहीं नहीं, मैं अब बस काफी लेट हो गई हूं। तो वो सारा का सारा इत्माद बलाए हकलाकर बोलती पलटी। यहाँ ज्यादा जुबान चलाने से कोई नुकसान भी हो सकता था। रीमा और मरहा सब में गुस्सी खूब झूम रही थी। इसने मनाल को ढूंढने के लिए नजरें दौड़ाई। वो दूर कुछ खवातीन और लड़कियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ी थी। मना वो पुरजोर सी मनाल को पकारती, साथ से गुजरते शख्स को जोर से कंधा मारती, लड़खड़ा कर संभली। जुमला अधूरा रह गया था। ध्यान से संजीदा सी आवाज पर इसने पलटकर इसे भी करारा जवाब देना चाहा, मगर घबराकर नजरें चुराना पड़ी। वो वही लड़का था जो रोड पर टकराया था। इसने अब भी अंधेपन का ड्रामा करना बेहतर समझा। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी। सामने वाले की बारोब शख्सियत को देखकर इस बार भी वो बिला इरादा माजरत कर गई थी। श्वेत काटन के कुर्ता शलवार पर ब्राउन वॉस्किट पहने वो सुर्ख सफेद रंगत वाला संजीदा सा इंसान इसकी माजरत पर बिना कुछ कहे पलट गया। अजीब इंसान है, वो बड़बड़ा कर पलटती। मनालिया किसी को भी बताए बिना बाहर की तरफ बढ़ चुकी थी। इसकी काल पर ड्राइवर गाड़ी लेकर दरवाजे के सामने पहुंच गया था। सर घूम रहा था। इतने शोर और हंगामा से निकलकर इसको सुकून मिला था। घर पहुंची तो लॉन में मिसेस शाइस्ता इंतजार में टहल रही थी। क्या हुआ आनी, आप सोई नहीं? वो अनजान बनती इनके पास पहुंचकर पूछने लगी थी। तुम इतनी देर से आई हो, शुक्र करो तुम्हारे अंकल आज घर पर नहीं आए। इसे खुशमगी नजरों से घूरकर अंदर की तरफ बढ़ गई। वो गहरी सांस भरकर अंदर अपने कमरे में पहुंची तो बेड पर बेचैन सी लेटी पूर्वा से देखते ही उठी। अपिया आप आ गई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो आंखें रगड़ती इसे देख रही थी। अपना स्टॉलर उतार कर वो बाल खोलती इसके पास आई। ओह मेरी गुड़िया, मेरी जिंदगी। इसे खींचकर बुरी तरह चूमते गले से लगाती अपने साथ सुला गई। वो जानती थी पूर्वा थकी हुई है, नींद में है, मगर इसका इंतजार करती रही थी। पूर्वा भी इसी के सीने से लगकर सुकून से सो गई। रात की सियाही फैलने पर इस वक्त खान हवेली की पुरशुका इमारत में ढेरों ढेर रोशनियां जल रही थी। घर की बड़ी औरतों की निगरानी में मुलाजमों ने खाना तैयार करके टेबल पर लगा दिया था। सभी जानते थे खान हवेली के बड़े फर्द
खान यूसुफ को रात का खाना वक्त पर और सबके साथ मिलकर खाना ही अच्छा लगता था, इसलिए सब इस वक्त जरूर पाबंदी से हाजिर हो जाते थे, सिवाय एक फर्द के जो नाराज होता तो कमरे में बंद हो जाता और बिल्कुल नहीं निकलता था, और इस वक्त भी वो गायब था। खानजादा कहाँ है? खाना नहीं खाएगा? खान यूसुफ साहब ने खाने की टेबल पर इसकी कमी शिद्दत से महसूस करते हुए बेचैनी से पहलू बदला। वो मर्दान खाने में है, खाना खाने से मना कर दिया है उसने, खानी बेगम ने बताते हुए एक नाराज नजर अपने खामंद खान अजहर पर डाली थी। वो गड़बड़ा गई थे। बेगम नाराज थी सो थी, अब बाप ने भी नाराज हो जाना था। क्यों मना किया? किस बात पर नाराज है वो? खान साहब ने धार कर चमचा जोर से प्लेट में पटखा। इनका खानजादा नाराज था और वह सब मजे से खाना खाने के लिए आ गए थे। गुस्सा तो बनता था। शोर और दार पर सुनाटा छा गया। टेबल पर मौजूद सब हवेली वालों को सांप सूंघ गया था। आगा जान बस इसे सिर्फ जिरगा में गलत फैसला पर टोका था, इतनी सी बात। खान आरजू की बात इनकी गूड़ी पर दरमियान में ही रह गई थी। इतनी सी बात तुमने मेरे खानजादा को पूरे जिरगा के सामने टोका और तुम इसे इतनी सी बात कह रहे हो? कितनी मरतबा समझाऊंगा? तुम्हारी सरदारी वक्ती है। इस इलाके का असल सरदार खानजादा ही है। वो जो चाहे जैसा चाहे फैसला करे, किसी की इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इससे कोई टोके। खान साहब ने तैश में बोलते हुए कुर्सी खिसकाकर परे की और उठ खड़े हुए। इस वक्त वहां इनके दोनों बेटे और इनकी बेटों की बीवियां बच्चे सब मौजूद थे, मगर इनका खानजादा नहीं था तो किसी की कोई अहमियत नहीं थी। खान अजहर ने सर झुका लिया। वो जो इस इलाके के सरदार थे और इनका रोब दबदबा कोई कम न था, मगर दो इंसान थे जो इन पर भी रोब जमाते थे, एक इनका बाप खान यूसुफ और एक इनका बेटा और खान साहब का लाडला खानजादा। खान यूसुफ से न सिर्फ हवेली बल्कि इलाके में सभी डरते थे। वो कोई जालिम जाबिर नहीं थे, मगर इंतहा के वसीले इंसान थे। खान यूसुफ इस वक्त मर्दान खाने में पहुंचे थे। हवेली के मुलाजमों ने जल्दी से रास्ता दिया। वो कितनी देर खानजादा के कमरे का दरवाजा बजाते रहे और मिन्नतें करते रहे थे, तब कहीं जाकर इसने दरवाजा खोला। ब्लू ट्राउजर शर्ट पहने बड़ा फुलिये से इनके सामने खड़ा था। डार्क ब्राउन बाल माथे पर बिखरे हुए थे और नीलगियों माइल आंखें कच्ची नींद से जागने की वजह से सुर्ख हो रही थी। खाना क्यों नहीं खाया खानजादा? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा आपको? वो जल्दी से आगे बढ़कर इसके बिखरे बाल समेटकर बड़ी मोहब्बत से पूछने लगे। सो रहा था मैं, सुबह खींच कर बाबा जान जिरगा में लेकर गए, जहां मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी। नींद पूरी नहीं हुई थी, थकावट की वजह से पूरा दिन मुझसे कोई काम नहीं हो पाया। आप बस मुझे सरदार बनाने का ख्वाब छोड़ दीजिए। वो उखड़े हुए लहजे में बोलता वापस जाकर बेड पर गिरते हुए लेटा था। इसकी तान एक ही जुमला पर आकर टूटती थी कि मुझे सरदार नहीं बनना। खान यूसुफ बेड पर इसके पास बैठे। कैसे छोड़ दूं? मैं चाहता हूँ इस इलाके में सबसे ज्यादा तुम्हारी इज्जत हो, सबसे बड़ा रुतबा तुम्हारा हो, मेरी हवेली के तुम ही वारिस हो। मैंने अपनी सरदारी जाया नहीं करनी। मैं देखता हूँ आज के बाद किसकी हिम्मत है तुम्हें टोके या तुम्हारा फैसला न माने। इसके बालों में हाथ फेर कर बोलते। नज़ार होती नजरों से इसका वजीहा दिलकश चेहरा वो देखने लगे। वो इस दुनिया में इन्हें सबसे ज्यादा अजीज था। दीवाने थे वो इसके। यार आगा जान प्लीज, मैंने पहले कहा था मुझे ये सरदारियां ऊंचा रुतबा नहीं चाहिए और न ही मुझे इस हवेली का वारिस बनना है। बेजारी से बोलकर वो चेहरा तकिए में छुपा गया। वो जो हवेली के हर फर्द पर अपना हक जमाता था, वो वारिस बनने से इनकारी था। आपके और भी तो पोते हैं ना, अपने शौक उन पर पूरा कीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मुझे आम जिंदगी चाहिए। इसने अपने बड़े भाइयों और अपने चाचा के बेटों का हवाला देते हुए नाक चढ़ाकर चिड़चिड़े लहजे में कहा था, मेरे शेर जैसा कौन है भला? चलो आओ खाना खाएं। तुम्हें पता है ना, तुम भूखे रहे तो तुम्हारे आगा जान भी कुछ नहीं खा पाएंगे। इसे मनाते हुए कहा तो वजी छोकर उठा। तकिया बेड पर जोर से पटका। इस ब्लैकमेलिंग पर इन्हें नाराजगी से देखा था। वह लापरवाही से नजरें घुमाए। आप जाइए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इसी तरह नाक चढ़ाकर कपड़े निकालता बोला। इनके लबों पर बड़ी सुकून बड़ी मुस्कुराहट उभरी। जानते थे वो नाराज है। इसे जिरगा में बाप ने बोलने क्यों नहीं दिया? वो गलत फैसला ले रहा था, ये भी खबर मिली थी। इसके उल्टे फैसले पर खलीफ इनकी सरदारी छीन लेते। मगर इस वक्त यूसुफ खान को सिर्फ इसकी फिक्र थी
चाहे पूरा मुल्क खिलाफ हो जाए, खानजादा को नाराज ना करे कोई। बस वो इसकी नाराजगी सह नहीं सकते थे, क्योंकि वो बिगड़ जाए तो संभलता नहीं था। गुस्सा था जो इसकी नाक पर डरा रहता था। अनाथी जो एक बार आड़े आ जाए तो अपनी ही सोच से भी पीछे हटना वो गवारा नहीं करता था। गुरूर था जो इसमें कूच कूच कर बड़ा हुआ था। वो खान साहब का साया ही था, बिल्कुल इन्हीं जैसा जिद्दी और नखरेला। इसलिए बस कभी कभी इनकी ही बात मान जाया करता था। इसके फ्रेश होकर आने तक वो वहीं बैठे रहे। फ्रेश नम चेहरा लिए वो बाहर आया तो इन्हें देखकर नफी में सर खिलाने लगा। ब्राउन शलवार कमीज में इसका दराज वजह से भरपूर सरापा बहुत पुरकशिश लग रहा था। ड्रेसिंग के सामने रुककर बाल ब्रश किए, परफ्यूम स्प्रे किया। तैयारी ऐसे जैसे किसी पार्टी में जाना हो। आगा जान के साथ खाने की टेबल पर पहुंचा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैली। खानी बेगम ने जल्दी से ताजा गर्म खाना इसके लिए डाला। बाप को इसने सही से नजरअंदाज किया था। इसके बचकाना अंदाज पर खान अजार ने मुस्कुराहट दबाई। वो कुछ दिन इसी तरह नखरे दिखाने वाला था। सब हंसते मुस्कुराते बातें करते खाना खा रहे थे। खाना खाकर वो उठा तो किचन में खड़ी गुलजान पर एक उदास नजर डाली और पलट कर चला गया। हदीर के लिए तो मैंने अपने भाई और डैडी के साथ कई बिजनेस पार्टीज अटेंड की। ये बंदा जिस शान से एंटर होता है बस वहीं सब कुछ बैकग्राउंड हो जाता है। मेरी डैडी ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया तो वो मेहंदी पर आया था, क्योंकि इसे बिजनेस के सिलसिला में फौरन जाना था। ये कोई आम बात नहीं थी कि वो आया। मनाल चमकती हुई आंखों से बोलती चली जा रही थी। रीमा और मरहा इस तबसरा में बराबर की शरीक थी, जबकि हान इस मामला में बस सर हिलाने का काम सर अंजाम देती थी। इसकी फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं था कि वो हदीर या किसी भी XYZ को जानती। वो चारों इस वक्त कैंटीन में बैठी हुई थी। जब कोक पीती मिनाल को फिर से हदीर याद आया। वो इसका दोस्त और पसंदीदा टॉपिक था। इसे अक्सर डिस्कस करती रहती थी वो। ये तो अब सबके लिए आम सी बात थी। खास बात ये थी कि इसके भाई की शादी पर खदीर आया था और इन सब ने भी इसको देखा था। वो ना कोई एक्टर था, ना करेक्टर और ना ही सिंगर। बस बिजनेस की फ्रेश डिग्री लेते ही अपनी फैमिली की बनी बनाई बिजनेस एम्पायर पर ख्वाह मुख्वाह किंग बन चुका था। इसे बिजनेस की फील्ड में आए हुए कुछ ही अरसा हुआ होगा। उम्र तकरीबन 26 साल थी। वह जवान था, ज़हीन था, जद्दी पुश्ती रईस था और खूबसूरत भी। ये सब बातें मनाल ने इन्हें बताई थी, क्योंकि बकौल इसके वो हदीर की करीबी दोस्त थी। वो मनाल, तुम्हारा जो पिछला क्रश था वो सिंगर। हान ने कोक का बड़ा सा गूंज पढ़कर इसे पूछना चाहा, जब वो एक तपती गोली से नवाज कर इसकी बोलती अधूरी बात पर ही बंद करवा चुकी थी। इसका और हदीर का कोई जोर है? इसके पास बस आवाज है। और मतलब हदीर के पास आवाज नहीं। वैसे पिछले साल तुमने ऐसे ही सिंगर के लिए कहा था कि इसके जोर का कोई इस दुनिया में नहीं है। वो साहिर है, जादूगर है, चुड़ैल है, जिन है, बला बला बला। खान लंबी लंबी हाँकती हकीकत को कुछ ज्यादा बयान करने में लगी हुई थी जब मनाल ने इसकी गर्दन दबोची। वो सब करश थे, आते जाते मौसम थे। ये हदीर है, इसे मैं शादी करूंगी। अब मजीद बकवास नहीं। मनाल ने इसे बोलने से रोका था। मढ़ा और रीमा ने भी इसे शर्म दिलाती नजरों से घूरा। खुद तो तुम मंगनी शुदा हो, हमारे घर बसने न देना। रीमा को ऐसे दुख पहुंचा जैसे रिश्ता टूट गया हो। तो क्या तुम सब हदीर साहब के घर जाओगी? हान का परेशानी से बुरा हाल हो गया था। मढ़ा ने सर पीछ लिया। या तुम अपनी बकवास बंद रखो। ये बताओ, अपने फियांसी से बात हुई तुम्हारी? रीमा ने इसे ब्रेक लगाने के लिए टॉपिक बदल दिया। मुनफी में सर खलाकर रह गई थी। कितनी बोगस लड़की हो तुम। आज तक कभी न इसे देखा है, न बात की है। कहा था ना, इसका नंबर ले लो और बात करो। रीमा ने इसकी जटाई पर सर पीट लिया। पर आनी कहती है स्टडीज पर फोकस करो। बात की तो बात बढ़ जाएगी। फिर ये ना हो लड़का शादी पर स्टार्ट करने लगे। वो अपनी यानी के अल्फाज दोहरा रही थी। अपनी यानी को समझा दो, इतनी कोई खून नहीं होना हो, ना ही तुम्हारी बातें ऐसी ढंग की हैं कि बात करते ही बात बढ़कर शादी करने की नौबत आ जाए और वो शादी की जिद करने लगे। मनाल ने नाक चढ़ाकर हकीकत से आगाही दी तो वो मुंह बना गई थी। और हाँ, अच्छा है, अपने फियोंसी से बात मत करो। ऐसा ना हो वो मंगनी तोड़कर भाग जाए। तुम जैसी फजूल लड़की से बात करके कोई भी समझदार इंसान शादी पर रजामंद नहीं हो सकता। मरहा ने कहका लगाकर कहा तो सभी हंसने लगी थी और वह इस इज्जत अफजाई पर तिलमिला गई थी। सुनो हान का पेनल्टी डियर रहता है ना? अचानक मनाल किसी ख्याल से जागी थी। वो तीनों चौंक गई थी। हान का दिल पहले से सहम गया। देखो, इस बार मुझे फजूल जेल मत देना। मैं
ना रोड पर ब्लाइंड बनकर चलूंगी, इस बार ना ही किसी की चोरी करूंगी। हर बार ऐसे ही डियर्स लेकर फंस जाती हूँ। वो हाथ जलाकर नाराजगी से बोली थी, और हर बार पकड़ी जाती हूँ। कभी सही से अपना डियर पूरा नहीं किया तुमने, मरहा ने भी चलकर कहा था। इस बार कुछ नया है, मेरी किसी से बेट लगी है और तुम्हारा डियर यही है कि मेरी बेट पूरी करो। मनाल ने पुरस्कार लहजे में कहा और करीब होने का इशारा दिया। तीनों चौंक कर इसके करीब हुई। तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं और जितने हो सके लोगी। मेरी बेट लगी है फ्रेंड से, वो रिच है फिर भी कहता है पैसे नहीं है। मैंने बेट लगाई है, इसे पैसा निकलवाऊंगी। वो नहीं जानता कैसे करूंगी ये काम, और ये काम तुम करोगी। मनाल की बात पर इसकी आंखें फैली थी। पहले मुझे चोरनी बनाया, फिर अब बकारन बना रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं किसी से पैसे नहीं ले सकती। हान ने कानों को हाथ लगाकर नफी में सर खिलाते हुए इनकार कर दिया था। मनाल बदमजा सी हुई। कम ऑन यार, इट्स डियर, मजा आएगा। काल पर बात कर लो, सामने मत जाना। बेशक, रीमा ने मशवरा दिया। हाँ हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। काल पर बात कर लेना, खुद को बेचारा बना लेना। जो भी करो, एंड डोंट वरी, तुम बीक नहीं मांग रही होगी। तुम जैसे ही पैसा लोगी बेट पूरी हो जाएगी और मैं इससे पैसे वापस कर दूंगी। तुम सामने मत आना। मनाल ने भी आसानी से इसकी मुश्किल हाल की। वो लब काटती मुतजब्बजब बैठी रही। अब गेम तो गेम थी, वो भी डियर्स देती थी, मगर इस बार किसी अनजान से पैसे मांगने से बड़ा अजीब लग रहा था। ओके ओके, कौन है, क्या नंबर है? इन तीनों के मसलसल देखने पर वो हार मानती हुई बोली। वही जिसे तुम टकराई थी मेहंदी पर। मनाल ने मोबाइल नंबर निकालते हुए शौकी से मुस्कुराते हुए कहा। हान के गले में कोक का घूंट फंस गया था। किससे टकराई थी? रीमा और मरहा भी तजस्सुस से पूछने लगी, जबकि अपनी चीजें समेटती मनाल ने मुस्कुराकर मोबाइल इसके सामने किया। फर्स्ट नंबर वाला, सॉरी, फर्स्ट नंबर फ्रॉम लास्ट। नोट कर लो, मुझे आज जल्दी जाना है। बाई और बाबी हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रही हैं, इनको सी ऑफ करने जाना है मुझे। मनाल ने बैग कंधे पर रखा। वो सर झटकती नंबर नोट कर गई थी। इसका इरादा नहीं बन रहा था इस डियर का, और इस इंसान से पैसे मांगने का काम तो बिल्कुल नहीं। और सुनो, अगर तुम अपना इंट्रो दे दो तो ज्यादा आसानी होगी। इसे तुम बहुत पसंद आई हो। डियर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। मनाल जाते जाते रुक कर इसे आंख विंक करके बोली तो रीमा मरहा ने लंबा ओ किया था। अब तो बिल्कुल नहीं करूंगी ये डियर। वो चीप इंसान चिपक गया, फिर क्या करूंगी? आने को पता चला तो मार डालेंगी मुझे। ये तो फ्लर्ट हुआ ना। मनाल जा चुकी थी और वो दो टोक इनकार कर गई थी। फ्लर्ट क्यों? तुमने बस थोड़ा गरीब बनकर पैसा मांगना है। पहले कुछ बहाने से बात करना और फिर एक छोटा सा ड्रामा, वो भी कुछ दिन के लिए। फिर तो मनाल ने पैसे वापस करके सब क्लियर कर ही देना है। आने को कौन बताएगा? पागल लड़की। और बात सुनो, ये डियर है, इनकार नहीं कर सकती तुम। याद है मुझे, तुमने लास्ट टाइम जो डियर दिया था इस अजीब से लड़के को आई लव यू बुलवाया, और कितने दिन वो स्टॉक करता रहा। अब तुम भी ये करोगी? ये तो इजी है। मरहा ने इसकी बुस्तली पर दांत कचकचा कर इसे रोल याद दिलाया। और तुम फिक्र मत करो, अगर नंबर छुपाना चाहो मेरे पास एक्स्ट्रा सिम है, वो यूज कर लेना। गेम ओवर होते ही नंबर बंद कर देना। पैसा तो वो वापस ले चुका होगा, फिर वो क्यों तुम्हें तंग करेगा? रीमा ने भी अपना बैग खोलते हुए मशवरा दिया और एक सिम निकालकर इसे पकड़ा दी। गेम के नाम पर उल्टे सीधे टास्क पूरे करने वाली प्रेहान ने यह टास्क भी ले लिया, ये सोचे बिना कि ये टास्क इसकी जिंदगी में क्या अजाब लाने वाला है। सिल्वर ग्रे बोगाटी तेज शोर पैदा करती तेज रफ्तारी से आकर झटके से ग्राउंड में रुकी थी। लड़के लड़कियां साइड पर होते रास्ता देते गए। गाड़ी से निकलने वाले लड़के को सभी जानते थे। वो आईटी डिपार्टमेंट का सबसे स्टाइलिश और एरोगेंट स्टूडेंट ईसा खान था। ब्लू जीन्स जो घुटनों से खटी पटी हुई थी, व्हाइट ड्रेस शर्ट, ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट पहने वो दराज कद सुर्ख सफेद रंगत वाला लड़का हमेशा सबकी त्वचा अपनी तरफ खींच लेता था। बैग उठाकर कंधे पर लटकाता मुस्कुराता हुआ अपनी तरफ आते दोस्तों को देख रहा था। अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ खड़ी आयरा की चोर नजरें सामने से गुजरते ईसा पर ही टिकी हुई थी। जब अचानक वो रुक कर इसकी तरफ मुड़ा तो वो गड़बड़ा कर रुख फेरती अनजान बन गई थी। वो जमीन पर झुका था। एक्सक्यूज मी मिस, इसकी बारी आवाज पर वो उछली। क्या वो इससे मुखातिब था? खैरत से वो बेख्तियार यकटक इसे देखने लगी थी। हेलो, ये वॉलेट क्या ये आपका है? इसके हाथ में पिंक कर्ल्स वॉलेट था जो इसने जमीन से उठाया था। ओह जी जी, ये मेरा है। वो जल्दी से सर खिलाकर वॉलेट लेने लगी। जब वो हाथ पीछे कर गया, आर यू श्योर ये आपका ही है? कहीं देखकर नीयत तो नहीं बदल ली? वो आईब्रो उचकाकर बोलता वॉलेट खोलने लगा।
आयरा शॉक्ड सी इसे देखने लगी थी। अगर आपको यकीन नहीं था तो पूछा क्यों है, वो हैरत से पूछने लगी। इसकी फ्रेंड्स मुंह खोले इसे और ईसा को सामने खड़ा देख रही थी। आयरा शाह, फादर जमान शाह। वार्ड से आईडी कार्ड निकालकर वो बुलंद आवाज में बोल रहा था। आयरा ने इसके हाथ से अपना कार्ड चिपटा तो वो चौंका। मैं ही आयरा शाह हूँ, मेरा वॉलेट वापस कर दे। इसने जब से कहा चेहरा सुर्ख हो रहा था, जो ईसा की समझ नहीं आया गुस्सा से है या शर्मिंदगी से है। ले ले भाई, नाराज क्यों हो रही हैं? मैंने चोरी थोड़ी कर लेनी थी। वैसे भी इसमें वो वॉलेट खोलकर नजर दौड़ाता रुक कर पैसे देखने लगा। 5,000 हैं और बस। शराब से मुस्कुराता वॉलेट इसे थमा गया। वो वॉलेट छीने के अंदाज से लेती सुर्ख चेहरा लिए पलट कर चली गई थी। बड़े दांत निकल रहे हैं। क्यों? लड़की शादी के लिए तो नहीं, कह गई। कुछ फासले पर खड़े इसके दोस्त आयरा के जाते ही इसके पास आकर बोले तो वह कहकर लगाकर हंसा और एक नजर दूर जाती आयरा को देखा। ब्रेव गर्ल है, ईसा खान को जवाब दे रही थी। अट्रैक्टिव एज ऑफ इट्स लव एट फर्स्ट साइट। ईसा की चमकती आंखों को देखकर इसके दोस्त छिटक गए। वक्ती कशिश है मेरे भाई, पहली नजर में तो शर्ट पसंद आ जाए भी तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी खामियां जरा नजर में नहीं आती। हाँ, दूसरी बार 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 गौर से देखो, फिर बताना क्या बात है। वो खिलखिलाकर हंसते आगे बढ़ रहे थे। काफी दूर दरख्त के पास रुककर आयरा ने पलटकर अपने दोस्तों की गिरी में चलते ईसा खान को देखा और तेजी से दरकते दिल पर हाथ रखकर सिमट सी गई। समाज में इसकी बारी आवाज गूंज रही थी। आज पहली बार करीब से इसे सुना था। इसके क्लोन की खुशबू हवास पर अब तक छाई हुई थी। वो काफी देर से सामने कैनवस पर पेंटिंग कर रही थी। आखिरी टच देकर सीधी हुई, एक तनकीदी नजर डालकर मुस्कुराई। सामने फूलों के पास उड़ती तितली को पुरशौक नजर से देखता दिलकश सा चेहरा बना हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों में फूलों के रंग शामिल थे। चेहरे की नाजुकी वाजा थी। सुर्खलाब दांतों तले दबे थे। चेहरे के गिर बिखरी लटे वो पुरवा थी। हर बार जब भी वो कोई पेंटिंग बनाती थी, इसकी वाहद मॉडल पुरवाही होती थी। बुश वहीं रखकर स्टूल से उठी, लाइट बंद करके अपने कमरे में आ गई। ये कमरे से जुड़ा स्टोन नमा छोटा सा कमरा वो अपने मुताबिक सेट करके वहां पेंटिंग करती रहती थी। कमरे में पूर्वा बच्चों की तरह बेड पर आड़ी तिरछी बेतरतीब से सो रही थी। वो मुस्कुराकर इसके पास बैठी। मेरा बेबी झुककर पूर्वा का बालों से ढका चेहरा सीधा करके दीवाना व चुमती सुर्ख कर गई। वो इस प्यार की आदी थी। हल्का सा खसमसा आकर फिर से सो गई। इसने बाल समेट कर चादर खींची और इसका बिखरा लापरवाह हुलिया ढक दिया। पास ही नींद दराज होती मोबाइल उठाकर टाइम देखने लगी। अभी रात के 10 बज रहे थे। पूर्वा की हमेशा से ही जल्दी सो जाने की आदत थी और वो शुरू से ही देर तक जाकर पढ़ती रहती थी, इसलिए रात के सोना मामूल बन चुका था। आनी ने आज के वक्त पहली बार इसके फियोंसी का नंबर दिया था इसे, मगर इसका कोई इरादा नहीं था बात करने का। इसका नंबर देखती वो इस नंबर पर रुकी जो आज इसे डियर के लिए दिया गया था। चलो देखते हैं इन साहब को भी। शक्ल से तो लफड़ ही लग रहा था, बात भी छटपन से कटा है। या अल्लाह, फंसाना नहीं बस मुझे। जुर्शरी लेकर बुड़बुड़ाती वो डायरेक्ट कॉल मिला गई। बेल जा रही थी मगर रिस्पॉन्ड नहीं हो रही थी कॉल। वो मिलाती रही। जी फरमाइए, कौन है? कॉल अटेंड होते ही संजीदा बेजार सी आवाज इसके कानों से टकराई तो सारा कॉन्फिडेंस हवा होता हुआ महसूस हुआ। हाँ हेलो, मैं परिहान। वह गड़बड़ा कर अपना तारुफ देने लगी। पूर्वा की वजह से आवाज धीमी रखी हुई थी। कौन परिहान? वही बेजार उकताया हुआ लहजा अंदाज। परिहान कोई परेशानी हुई? वो तो इसे कोई इजी गोइंग समझ रही थी। जो लड़की की आवाज सुनते ही मुस्कुरा कर जवाब देगा, और मनाल ने ये भी तो कहा था इसे वो अच्छी लगी थी। तो क्या नाम नहीं जानता वो? परिहान, हम मिस्टर हाशिम सरफराज की मेहंदी पर मिले थे। टकराए थे। मैंने व्हाइट ड्रेस व तफसील से अपना तारुफ दे रही थी जब वो टोक गया। आपने ये सब बताने के लिए कॉल की मिस परिहान, और मेरा नंबर कहाँ से लिया आपने? इसके एटीट्यूड पर इसका दिमाग घूम गया था। अजीब दिमाग इंसान था। जब सामने था फ्लर्ट चढ़ रहा था और अब कॉल पर। मुझे मनाल सरफराज ने आपका नंबर दिया है। माजरत करना चाहती थी। एक तो आपसे बुरी तरह टकराई, फिर प्रॉपर अपोलोजाइज नहीं किया, बल्कि इट वाज एक्सीडेंट मिस परिहान। कॉल करने की जरूरत नहीं थी। इट्स ओके नाउ एक्सक्यूज मी। वो एक बार फिर बात काट कर संजीदगी से बोला था। आप समझते क्या है खुद को? मैंने शौक से कॉल की है, या आप कोई इतनी टॉप चीज है कि मैं बात करने के लिए तड़प रही हूँ? एटीट्यूड किसे दिखा रही हैं? सामने होने पर जैसे आप शराफत का मुजाहरा कर रहे थे, अच्छे से याद है मुझे। ओवर अजीब इंसान। वो दांत कचकचा कर बोलना शुरू हुई तो सांस फूल गया। दिल चाहा मनाल के
جا کر بال جڑ سے کھینچ لے جس نے جھوٹ بولا کہ اسے پریحان اچھی لگی ہے۔ کال کاٹ کر موبائل سیٹ پر پٹھا اور گہرے گہرے سانس پڑنے لگی۔ ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے۔ ایک تو کسی انجان سے یوں بات کرنے کا ڈر ستا رہا تھا، اوپر سے اس کا نخڑا۔ پریحان کا دماغ کھول اٹھا۔ موبائل پر کال آ رہی تھی، اسی نمبر سے۔ وہ گھبرا گئی، کچھ زیادہ بول گئی تھی یقیناً۔ اب وہ اپنے نخڑے پر پچھتا رہا ہوگا، معذرت کرے گا، صحیح سے بات کرے گا۔ اس نے سر جھٹکا، جی چاہا آج ہی بس ٹیئر پورا کر کے سیم توڑ دے اور جان چھڑوا لے۔ جی فرمائیے۔ کال اٹینڈ کرتی ہی وہ جل کر بولی تھی، سوری مس پریحان، ابھی اور اس وقت اپنے وہ بیکار الفاظ واپس لیجئے جو مجھے بولے تھے۔ سر سی آواز پر وہ خوف زدہ ہوئی۔ موبائل سامنے کر کے دوبارہ سے نمبر دیکھا۔ وہ انسان اتنا عجیب اور خوفناک برتاؤ کیوں کر رہا تھا؟ شکل سے تو I said say sorry to me۔ وہ داڑا۔ پریحان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گود میں گرا۔ دل زور سے دھڑکا، چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ کون تھا آخر وہ؟ دیکھیے، میں نے بہت مجبوری میں آپ کو کال کی ہے۔ مجھے وہ گڑبڑا کر جلدی سے بیچارے پن کا ناکام ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سوری کر مس پریحان۔ اس کی پھنکارتی ہوئی آواز اس کا خلق خشک کر گئی۔ بری پھنسی تھی وہ۔ آئی ایم سوری ہکلا کر ابھی وہ یہی بول پائی تھی جب کال کٹ کر گئی۔ وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ شاید وہ غلط کر بیٹھی تھی۔ وہ بظاہر ہنسمکھ انسان بہت سخت، سرد اور خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے جرجری لے کر ساتھ لیٹی پروا کو گلے سے لگا کر کسی گڑیا کی طرح خود میں بینچ لیا۔ پریسا، پریحان اور پروا 3 بہنیں تھیں۔ ان کے ماں باپ احسان اور شگفتہ دونوں ڈاکٹرز تھے۔ ڈاکٹر احسان ایک رات سوئے تو صبح اٹھ نہیں پائے۔ ان کی اچانک خاموش موت نے ان کی فیملی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پریسا تب FSC کی سٹوڈنٹ تھی، پریحان 10th کی اور چھوٹی پروا 6 کلاس میں تھی۔ ڈاکٹر شگفتہ نے خود کو بیٹیوں کے لیے بمشکل سنبھالا تھا۔ خاندان میں ان کی بس ایک ہی بہن تھی، شائستہ، اور ایسے موقع پر انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا۔ 20 سالہ پریسا BSc کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تو ڈاکٹر شگفتہ کی ایک ساتھ تھی۔ ڈاکٹر ماریا کے رشتہ مانگنے پر ان کی بیٹے کے ساتھ شادی کر دی۔ ان کی طبیعت انہیں ڈرانے لگی تھی۔ ڈاکٹر احسان کے بعد ان کی زندگی کی ویرانی نے انہیں بہت ڈرا دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی زندگی میں اپنے گڑوں کا کر دینا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور ان کی بیٹیاں بالکل ان کا پرتو تھی، شفاف گلابی سی رنگت اور شہد رنگ کی آنکھیں اور بال۔ وہ سب دیکھنے والوں کی توجہ کھینچ لیتی تھی۔ پریحان جب کالج گرل تھی، اس کی خالہ شائستہ کے سسرالی رشتہ داروں سے اس کا رشتہ آ گیا۔ لڑکا بہت اچھا تھا، گھرانہ بھی بہت سلجھا ہوا تھا۔ لڑکا یونیورسٹی سٹوڈنٹ تھا۔ مسز شگفتہ نے کچھ سوچ بچار کے بعد پریحان کی منگنی کر دی۔ پریسا کی طرح پرخان نے بھی نہ کوئی اعتراض کیا، نہ ہی لڑکے کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اس کی انگیجمنٹ کے 3 ماہ بعد کسی آپریشن کے دوران ذرا سی غلطی پر پیشنٹ کی طبیعت بگڑ جانے پر شدید ٹینشن کا شکار ہوتی ڈاکٹر شگفتہ کا BP شوٹ کر گیا۔ پیشنٹ کو تو ڈاکٹرز نے سنبھال لیا تھا، مگر پہلے سے کمزور دل ڈاکٹر شگفتہ زندگی سے ہار بیٹھی تھی۔ ان کی موت پر پریحان اور پروا کے سر پر تو قیامت سی گری تھی۔ پریسا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کینیڈا ہوتی تھی۔ وہ ماں کی موت پر آئی تھی، مگر وہ بہنوں کے لیے پریشان حال تھی۔ وہ انہیں پاس اپنے نہیں رکھ سکتی تھی، نہ ہی اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ مسز شائستہ جو بے اولاد تھی، اپنی خوشی سے ان دونوں کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ پریحان اور پروا کو یہاں پوری توجہ اور پیار ملا تھا۔ آنی تو ہمیشہ سے بہت پیار کرنے والی تھی۔ ان کے خالو وقار صاحب بھی بہت اچھے سے پیش آتے، مگر وہ ان کے زیادہ گھر سے باہر رہنے پر غصہ ہوتے تھے۔ پروا تو باپ کے بعد ماں کے بھی جانے پر پریحان کی بہت عادی ہو چکی تھی۔ وہ 16 سال کی ہو چکی تھی، مگر بہت خاموش سی رہتی تھی۔ گھر سے زیادہ باہر نہیں جاتی تھی، نہ زیادہ فرینڈز بناتی تھی۔ وہ بس پریحان کے ارد گرد گھومتی رہتی تھی، مگر پریحان کی فرینڈز تھی جن کے ساتھ وہ باہر بھی جاتی تھی، ہلا گلا بھی کرتی تھی اور ہر مستی کرتی تھی، اور اب یونی اسٹوڈنٹس تھی۔